ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज की इस कक्षा में एक बार फिर आप सभी का फिर से स्वागत है बच्चों। और हम अपनी जो पिछली कक्षा में हमने एक नया विषय स्टार्ट किया था, नया टॉपिक स्टार्ट किया था कारक। ठीक है, कारक जो आपके व्याकरण की किताब का कारक है, एक टॉपिक है बच्चों, पृष्ठ संख्या 137 पर यह है। हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में इसको स्टार्ट कर लिया था बच्चों। ठीक है, क्या क्या पढ़ा था हमने, थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में उसे बता देती हूँ कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कारक किसे कहते हैं, कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है, और कारक के जो है भेद कितने होते हैं। कारक के 8 भेद मैंने आपको बताए थे बच्चों। पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और अंतिम है संबोधन कारक। और बच्चों हमने इसके 3 भेद पढ़ लिए थे। कर्म कारक हमने पढ़ लिया था, परिकर्ता कारक, कर्म कारक भी हमने पढ़ लिया था बच्चों, और करण कारक भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये तीनों हमने पढ़ लिया था कि कर्ता कारक क्या होते हैं, जहां संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप बच्चों जो क्रिया करता है में, इसे कर्ता कारक कहा जाता है। इसका सिंबल हमने पढ़ा था, इसका सिंबल होता है ने। ठीक है, फिर हमने दूसरा पढ़ा था कर्म कारक कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है ना, उसको हम कर्म कारक कहते हैं, सिंबल होता है को। ठीक है बच्चों, तीसरा हमने पढ़ा था करण कारक, यानी क्रिया करने का साधन या माध्यम जो है, यानी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया करने के लिए सहायक है, उसके लिए साधन या माध्यम बनता है, वह करण कारक होता है। और इसका सिंबल होता है बेटा से, और यह होता है साधन या माध्यम के रूप में। ठीक है, साधन या माध्यम। ठीक है बच्चों, यहां तक हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में बच्चों पढ़ लिया था। ठीक है, और तीनों का मैंने आपको एक संक्षिप्त सारांश समझा दिया है। अब हम आज की जो कक्षा है उसका जो नया टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करेंगे, संप्रदान कारक। ये अब हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक बेटा, चौथा इसका प्रकार है, और इसका जो सिंबल है ना बच्चों वो होता है के लिए। के लिए कहीं कहीं को भी आता है बेटा, इसके लिए भी। ठीक है, इसमें भी को आता है, लेकिन अब आप पूछेंगे, सोचेंगे कि इसमें भी को आ रहा है और कर्म कारक में मैडम ने को बताया था, तो दोनों में अंतर क्या है। हाँ बेटा, अंतर है कि इसमें जो है ना संप्रदान में मुख्य रूप से देने का भाव आता है, बस देने का भाव, देने का या प्रदान करने का। ठीक है, प्रदान करना भी एक ही चीज है, प्रदान करने का भाव, इसकी मुख्यता होती है, इसकी प्रधानता होती है इसमें बच्चों। ठीक है, को जहां आ रहा है संप्रदान कारक में, आप ये देख लीजिएगा कि जहां को आ रहा है वहां यदि कुछ देने का भाव आ रहा है, जैसे लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि माँ ने बच्चे को भोजन दिया, माँ ने बच्चे को भोजन दिया। देखिए मैं यहां लिख देती हूँ, माँ ने बच्चे को खाना दिया या भोजन दिया। ये देखिए, अब देखिए यहां पर बच्चों कि माँ ने बच्चे को भोजन दिया। अब यहाँ पर देने का भाव आ रहा है, दिया, दिया आ रहा है, यानी किसी को कुछ दिया जा रहा है, देने का भाव आ रहा है। तो जहां देने का, ये जो है ना देने का भाव आ रहा है ना, यहाँ पर देखिए देने का भाव, खाना दिया या भोजन दिया। ठीक है, तो ये देने का भाव आ रहा है। यहाँ जब देने का भाव आ रहा है, दैट मीन्स ये जो यहाँ को है, जो भले ही को है, जो कर्म कारक का सिंबल है, लेकिन फिर भी यह संप्रदान कारक है। क्यों? क्योंकि यहाँ देने का भाव आ रहा है। और मैंने बताया संप्रदान कारक के चिन्ह होते हैं के लिए, और को भी प्रयोग किया जाता है बच्चों, लेकिन कहाँ को प्रयोग होता है, सिर्फ देने के भाव में। यानी संप्रदान कारक का मतलब ही किसी को कुछ देना या प्रदान करना है, यानी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को कुछ देने या प्रदान करने का बोध होता है, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। सिंबल होते हैं के लिए और को। जैसे राजा ने
गरीबों के लिए कंबल दिए। देखिए बच्चों, ठीक है ना, राजा ने गरीबों के लिए कंबल दिए। अब दिए, क्लियर सी बात है, देने का भाव आ रहा है, किसी को कुछ प्रदान किया जा रहा है ना, किसी को कुछ दिया जा रहा है, और सिंबल भी सीधा सीधा के लिए है। तो ये तो आप समझ ही जाएंगे कि के लिए संप्रदान का सिंबल है, यानी ये कौन सा कारक हुआ इसमें हो गया आपका संप्रदान कारक। ये तो आप सीधा सीधा समझ जाएंगे। लेकिन कहीं अगर के लिए नहीं है, को आ रहा है, सपोज करो मैं अगर यहाँ पे इसको मिटा देती हूँ और इसकी जगह मैं लिख देती हूँ को, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, तब भी तो बेटा आंसर वही है, सेंस तो वही है ना, चाहे उनके लिए दिए हो या उनको दिए हो। देने की भावना तो प्रधान है, ये देने की भावना है, ये तो इसमें प्रधान है, दिए तो है ही चीज, चाहे उनको दिए या उनके लिए दिए, देने की भावना प्रधान है, इसका मतलब ये संप्रदान कारक ही है। ठीक है, समझ गए ना कि को, अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों कि को कर्म कारक है या को संप्रदान कारक है। जहां कर्म कारक होता है को, वहां पर देने का भाव नहीं आता, वहां पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। जैसे माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, ठीक है, तो वहां कर्ता का भाव, क्रिया का जो भाव है वो उस पर पड़ रहा है। और अगर हम कह देंगे माँ ने बच्चे को खाना दिया, तो बेटा वो संप्रदान आ जाएगा, फिर वो कर्म नहीं रहेगा, क्योंकि देने का भाव आ गया उसमें। ठीक है ना, वो देने का भाव आ जाएगा। और यदि मैं कहती माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, तो खाना किसको खिलाया, बच्चे को खिलाया, यानी कर्म प्रधान हो रहा है, तो वह कर्म कारक में आएगा। फिर क्लियर हो रही है ना बात। और यदि मैं कहती हूं कि राजा ने गरीबों को खाना खिलाया, तो वहां पे गरीबों को कर्म कारक ही है। लेकिन मैं कह रही हूं राजा ने गरीबों को भोजन दिया या गरीबों को के लिए भोजन दिया, तो वह संप्रदान में, क्योंकि देने का भाव, आपको सिर्फ एक चीज माइंड में रखनी है कि जहां कुछ दिया जा रहा है, जहां कुछ दिया जा रहा है वहां को आ रहा है, तो संप्रदान कारक है। ये दोनों में अंतर होता है कि कर्म कारक और संप्रदान कारक का सिंबल कहीं कहीं एक होता है, जैसे को और को एक हो गया ये। तो इन दोनों में क्या पहचान होती है, कैसे हम इन दोनों को पहचान सकते हैं। ऐसे दो कारक होते हैं बच्चों, एक कर्म और संप्रदान में कंफ्यूजन होता है कि उसमें को होता है, उसमें भी को होता है। और एक ऐसे करण और आपका अधिकरण में, सॉरी, करण और अपादान में होता है बेटा, क्योंकि दोनों का सिंबल सेम होता है, लेकिन दोनों का भाव अलग होता है। वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है, जैसे मैं वहां पे पहुंचती हूँ मैं आपको समझाती हूँ। अभी फिलहाल हम संप्रदान समझ रहे हैं, तो संप्रदान में को भी आता है, कर्म में भी को आता है, तो दोनों का डिफरेंस मैंने आपको समझाया है कि उसमें को आता है तो कर्म के लिए आता है, यानी क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ठीक है, कर्म वहां पे मुख्य हो जाता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ को यदि आ रहा है तो देने के भाव में आ रहा है। आपको वाक्य पढ़कर समझ आ जाएगा कि को देने का भाव आ रहा है या क्या है। ठीक है, तो ये हमारा संप्रदान कारक होता है बच्चों। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा ये। अगला देखते हैं हम लोग बेटा। अगला है बच्चों ये अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक, जिसका भी सिंबल मैंने क्या बताया आपसे कि से होता है। ठीक है, इसका सिंबल भी से होता है, लेकिन अलग होने के अर्थ में बच्चों, अलग होने के अर्थ में। देखिए, सिंबल से ही होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, और करण कारक का सिंबल भी से ही होता है, लेकिन करण कारक का सिंबल से जो है वो साधन या माध्यम के रूप में प्रयोग होता है बच्चों। और यहाँ अपादान का सिंबल जो से है वह अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। यहाँ पर जो जैसे कि चाकू से फल काटा गया, देखिए दोनों में अंतर आप समझ लेंगे अभी। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक वाक्य, इसका वाक्य लिखती हूँ, देखिए बेटा। चाकू से फल काटा गया, ठीक है, एक तो ये वाक्य है बेटा।
और एक में इसका वाक्य लिखती हूं यहां पर, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पिताजी हापुड़ से दिल्ली गए। देखिए बेटा, जरा ध्यान से देखेंगे आप सभी बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हैं, देखो दोनों का अंतर भी आपको समझ आ जाएगा। और अपादान कारक की जो डेफिनेशन है वो है कि कर्ता या कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो उसका लिए भाव बताए अलग होने के भाव में जो आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मैंने दो अपादान के दो एग्जाम्पल लिखे हैं बच्चों, पेड़ से पत्ते गिरते हैं और पिताजी हापुड़ से दिल्ली गए। अब देखो इसमें ये से आ रहा है, ठीक है, देखिए मैं हाईलाइट कर रही हूं बेटा, आप देखेंगे गौर से आ रहा है, इसमें भी से आ रहा है, इसमें भी से आ रहा है, ठीक है। और एक मैंने यहाँ लिखा है आपको करण कारक का एग्जाम्पल, तो इसमें भी से आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब आप समझ सकते हैं कि देख सकते हैं कि दोनों में से है, तो मन में हो रहा हो कैसे भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा से करण कारक है, कौन सा से अपादान कारक है। यस बेटा, हो सकता है कंफ्यूजन, लेकिन आप इसकी डेफिनेशन समझिए। अपादान कारक में जो से प्रयोग होता है बच्चों, वह अलग होने के अर्थ में होता है, और करण कारक में जो से प्रयोग होता है वह साधन या माध्यम के रूप में प्रयोग होता है। फिर से समझिए, एग्जाम्पल से समझिए बेटा, चाकू से फल काटा गया, ये जो क्रिया है काटना की, काटना क्रिया है यहाँ पर, तो काटने की क्रिया कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, ठीक है, फल किसके द्वारा काटा। अगर इसको मैं क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करती ना बेटा, तो ये बनेगा, देखिए फल किसके द्वारा काटा गया, किसके द्वारा काटा गया, ठीक है, काटा गया, ये इसका क्वेश्चन बन जाएगा कि फल किसके द्वारा काटा गया, और इसका आंसर जब हम देंगे तो ये आएगा चाकू से, आ गया ना। तो सोचिए जो क्रिया जो की गई है उसका जो साधन है वो कौन है, वो चाकू है, उसका साधन, उसका मीडियम जो है, माध्यम जो है उस क्रिया को करने का, वो है चाकू। तो यहाँ चाकू से, यानी कि ये जो से है ये यहाँ पर करण कारक बता रहा है, क्रिया करने का साधन के रूप में प्रयोग आ रहा है। मैं कहती हूं कि मैं कार से दिल्ली गई, तो मैं दिल्ली कैसे गई, कार के द्वारा गई या कार से गई, यानी दिल्ली जाने का जो मेरा कार्य है वह किसके द्वारा, वो कार के द्वारा हुआ बच्चों, ठीक है। तो यह से भी आता है और इसमें आप के द्वारा भी कह सकते हो, करण कारक का मतलब के द्वारा भी होता है बेटा, चाहे तो से कह दीजिए चाहे के द्वारा कह दीजिए, तो दोनों का एक ही मतलब निकलता है। और ये आपका आता है करण, यानी कि जहां क्रिया जिसकी हेल्प से हो रही है, ठीक है, वो तो करण हो गया बेटा। अपादान में क्या है, देखिए अपादान में अलग होने का भाव, अलग होने का, यानी कि जब हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम पहली जगह से अलग हो जाते हैं अपने आप। देखिए एग्जांपल देखते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब सोचिए बेटा जब पेड़ से पत्ते गिर के टूटकर नीचे गिर गए तो पेड़ पे तो नहीं रहे होंगे ना, वो पेड़ से तो अलग हट गए, दूर हट गए वो, तो पेड़ से टूटकर वह नीचे गिर गए, यानी पेड़ से पत्तों के अलग होने का भाव हमें इसमें परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। दूसरा देखिए, पिताजी हापुड़ से दिल्ली गए, पिताजी हापुड़ से दिल्ली गए, अब सोचिए जब हापुड़ से दिल्ली गए तो वो हापुड़ में तो नहीं रहेंगे ना भाई, अगर दिल्ली गए तो हापुड़ से दूर हो गए ना वो, तो यहाँ अलग होने का भाव, यानी कि हापुड़ से अलग हो गए वो, हापुड़ से दूर हो गए वो, क्योंकि वह दिल्ली जा रहे हैं, तो यहाँ अलग होने का भाव, चाहे अलग होने का कह दीजिए, दूर होने का कह दीजिए, एक ही मतलब है, ठीक है। तो उसका भाव यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर अपादान में अलग होने के अर्थ के साथ साथ कुछ और जो भाव है वो भी हमें नजर आते हैं, जैसे कहीं लजाने के अर्थ में, कहीं डरने के अर्थ में, या घृणा करने के अर्थ में, ठीक है,
या डर जाने के अर्थ में, लजाने के अर्थ में, इन सब में भी जो है अपादान का भाव प्रकट होता है बच्चों। ठीक है, कई सारे भाव में आप जैसे किसी की तुलना करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं किसी का, है ना, तुलना करने में भी से का प्रयोग होता है, वो भी अपादान कारक में ही आते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसका सिंबल तो से ही होता है, लेकिन अलग होने के अर्थ के अलावा किसी की तुलना करने, है ना, डरने, लजाने, लजाने का मतलब किसी शर्माने के लिए या घृणा करने के लिए भी हम इनका प्रयोग होता है, यानी अपादान कारक में उनका भी प्रयोग होता है बच्चों। जैसे कि मान लीजिए मैं कहती हूं कि बच्चा शेर से डर गया। अब देखिए, आप एक एग्जांपल देखती हूँ, आप समझ जाएंगे। बच्चा शेर से डर गया, ठीक है। बहू ससुर से लजाती है। देखिए बेटा, देखिए बच्चों, कुछ वाक्य मैंने लिखे हैं यहाँ पे। ये देखिए, बच्चा शेर से डर गया, बहू ससुर से लजाती है, मैं मदन से घृणा करती हूँ। और भी इसके बाद और अभी और लिखती हूँ वाक्य कुछ। तो देखिए बेटा, इनमें लजाने का भाव, पहले वाले में क्या है, पहले वाले में डरने का भाव है ना, डरने का भाव है पहले वाले, डरने का भाव हो गया। दूसरे वाले में हो गया लजाने का भाव, तीसरे वाले में हो गया घृणा का भाव। अब देखिए, बच्चा शेर से डर गया या डरता है, तो इसमें डरने का भाव है। अब समझिए कि यह अपादान कारक में क्यों आते हैं बेटा। देखिए, जब बच्चा शेर से डर गया, सीधी सी बात है, जब हम किसी चीज से डरते हैं ना, तो हम उससे दूर भागते हैं। जब हम किसी भी चीज से डरते हैं तो डरकर उससे दूर भागते हैं बच्चों, और दूर भागते हैं तो इसका मतलब क्या है, अपादान कारक है उसमें। मैंने क्या कहा है कि दूर हटने में, अलग होने के भाव में अपादान कारक आता है, और जब हम किसी चीज से डरते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उससे दूर भागेंगे, तो आ गया अपादान कारक। ठीक है। दूसरा, बहू ससुर से लजाती है, लजाने के मतलब शर्माना, कि बहू ससुर से शर्माती है। और बेटा, जो जिससे शर्माता है, लजाता है, वो उसके सामने जाने से बचता है बच्चों, बचता है वो उसके सामने जाने से, हेजिटेट करता है ना, उससे थोड़ा दूरी बनाकर रहता है, और जब दूरी बनाकर रहता है तो ऑटोमेटिकली अपादान कारक हो गया अपने आप। ऐसे ही अगला देखिए, मैं मदन से घृणा करती हूँ। अब जब जिससे हम घृणा करते हैं तो उसके पास तो हम नहीं रह सकते ना बच्चों, उससे तो हम डिस्टेंस बना लेते हैं, दूरी बना लेते हैं उससे, तो दूरी बना लेंगे तो अपादान कारक आ जाएगा। एक और इसका एग्जाम्पल है, मैंने अभी आपको बताया कि तुलना करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, तुलना करने, कंपैरिजन। सपोज करो मैं कह रही हूं कि राम श्याम से बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है। तो बेटा, मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें तुलना की है ना, मैंने राम की तुलना की है श्याम से, कि राम जो है श्याम से बड़ा है, तो यहाँ पे ये आ गया है, तो ये अपादान कारक है। क्यों है, देखिए, जब हम किसी का कंपैरिजन किसी से करते हैं, तुलना करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उन दोनों में कुछ भेद है, यानी कुछ चीजें अलग हैं जब जो तुलना करते हैं। और तुलना जो है हमेशा बेटा, हम किसी बड़े से, या बड़े से मेरा मतलब है कि जिसकी तुलना करें उससे किसी महान वाले व्यक्ति की, यानी जो क्वालिटी में उससे बहुत ज्यादा ऊपर हो, उससे तुलना की जाती है हमेशा। तो अगर मैं कह रही हूं राम श्याम से बड़ा है, तो इसका मतलब कि राम और श्याम अलग अलग है, दोनों की क्वालिटीज अलग अलग है। जब किसी चीज में मान लीजिए मैं कहती हूँ वो उससे ज्यादा होशियार है, या वह उससे ज्यादा लंबा है, या वो उससे ज्यादा मोटा है या गोरा है, मीन्स किसी क्वालिटी में मैं दोनों को अलग अलग कर रही हूँ, है ना, दोनों को अलग अलग कर रही हूँ। और जब अलग अलग हो जाते हैं किसी क्वालिटी के आधार पर, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, दोनों का कंपैरिजन कर दिया,
तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर अपादान कारक आ जाएगा। तो अलग होने के भाव में तो अपादान आता ही आता है, उनके साथ साथ ये सारे भाव जो डरने का, लजाने का, घृणा करने का है, तुलना करने का, इन सब सीखने का भाव भी आता है कि हम अध्यापक से पाठ सीखते हैं। अब जब आप अध्यापक से पाठ सीखते हो बच्चों, तो बिल्कुल अध्यापक के एकदम से नजदीक तो नहीं बैठेंगे ना, स्टूडेंट और टीचर्स में तो कुछ डिस्टेंस होता है बच्चों, है ना। सीखने वाला जो है सदैव सिखाने वाले से थोड़ी दूरी बनाकर बैठता है बच्चों, ठीक है। गुरु शिष्य जो है वो थोड़ी दूरी यानी आमने सामने बैठते, उनके बीच में डिस्टेंस होता है। तो सीखने का भाव भी अपादान के अंतर्गत ही आता है बच्चों, यानी कि इन सब में से आता है, और से जो है वो अलग होने के अर्थ को प्रकट करता है। क्लियर हो गया बच्चों ये? चलिए, आशा करती हूँ कि समझ आ गया होगा बेटा आप लोगों को। अगला वाला देखते हैं बच्चों। अगला है बेटा, चलिए इनको मैं सभी को मिटा देती हूँ ताकि मैं यहाँ लिख पाऊंगा। देखिए, अब अगला है बेटा संबंध कारक, ठीक है। मैं यहाँ ले जाती हूँ, देखिए यहाँ पे लिखती हूँ संबंध कारक, कर्ता या सर्वनाम के जिस रूप से हमें उनका संबंध पता चलता है ना, वाक्य के और शब्दों से। इनके जो सिंबल मैंने आपको बताए थे कल भी बच्चों, ये है का, के, की, ठीक है, ना, ने, नी, रा, रे और री, ये संबंध कारक के सिंबल होते हैं। जैसे कि संबंध कारक में क्या है कि यह उसकी साइकिल है, या ये मेरी किताब है, यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, ये मेरी पुस्तक है। वह उसकी बोतल है, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। वह उसका देखिए बच्चों, यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, संबंध कारक है सारे बच्चों। ये मेरी पुस्तक है, मेरी में आ गया री, ठीक है, मेरी। संबंध बता रहे कि पुस्तक और मेरे बीच में संबंध है कि यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, यह पुस्तक जो है मेरी है। वह उसकी बोतल है, उसकी बोतल किसकी है बच्चों? उसकी है बोतल, यानी संबंध बताया जा रहा है कि वह बोतल उसकी है। हमारा परिवार, की आ गया बच्चों इसलिए वाला है ना, की आ गया है। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारा रा आ गया, ये रा, ठीक है। वह राम का भाई है, का आ गया इसमें। तो ये सारे जो है बच्चों संबंध कारक है। संबंध कारक पहचाने बहुत इजी होते हैं। आप जैसे आप वाक्य पढ़ेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या आ रहा है। संबंध कारक आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा संबंध कारक कि क्या होते हैं, ठीक है। या हमने अपना काम कर लिया, है ना, वाक्य होता है हमने अपना काम कर लिया या उसने अपना काम कर लिया। हमने अपना काम कर लिया, ठीक है बच्चों। तो यहां क्या हो गया? हमने, ने, ठीक है। अपना कार्य स्वयं करो, अपना कार्य स्वयं करो। देखिए यहां भी यही आ गया बेटा, संबंध कारक आ गया ना, हमने, अपने लिए ने आ गया, अपना यानी अपना अपना कार्य स्वयं करिए आप। तो ये सारे जो है क्या होते हैं? ये संबंध कारक होते हैं बच्चों। सबसे इजी संबंध कारक ही पहचानने
होते हैं बच्चों। ठीक है, सिंबल इनके इतने सारे होते हैं ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अगला है बच्चों, ये हम लोग समझ ही चुके हैं। अगला होता है अधिकरण। ठीक है, अधिकरण को भी हम बच्चों यहां ले जाते हैं, अधिकरण। ठीक है, अधिकरण कारक, इसके सिंबल्स होते हैं बच्चों में और पर, में पर। और मतलब क्या होता है, अधिकरण का मतलब होता है बेटा आधार। ठीक है, अधिकरण का मतलब होता है आधार। आधार से मतलब क्या है बेटा कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के होने का स्थान बता रहा है हमें, यानी आधार। आधार का मतलब है बेस, है ना, बेस, यानी क्रिया कहां हो रही है, क्रिया जो है उसका बेस, यानी क्रिया हो कहां रही है, कहां घट रही है क्रिया। जैसे कि मैं अभी वाक्य लिखती हूं, आप समझ जाएंगे। बच्चा छत पर खेल रहा है, बच्चा छत पर खेल रहा है। ठीक है, दादाजी पार्क में घूमने गए हैं। ठीक है, घूमने गए हैं। सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। पुस्तक पुस्तक मेज पर रखी है। कपड़े अलमारी में रख दो। देखिए बच्चों, मैंने कुछ वाक्य यहाँ पर लिखे हैं, अब जरा समझते हैं हम इन बच्चों, इन वाक्यों को। देखिए, बच्चा छत पर खेल रहा है। ठीक है, दादाजी पार्क में घूमने गए हैं। सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, अगला है पुस्तक मेज पर रखी है, कपड़े अलमारी में रख दो। अब देखिए बच्चों, इन वाक्यों में बच्चा छत पर, ये ठीक है, दादाजी में खेल रहे हैं, सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, पुस्तक मेज पर रखी है, कपड़े अलमारी में दो। अब चीजों से क्या पता चल रहा है, बच्चा छत पर खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, छत पर खेल रहा है, यानी इस पर से जो है बच्चे के खेलने का आधार हमें पता चल रहा है कि कहाँ खेल रहा है बच्चा। क्रिया से आप पूछते हो ना, तो आपको यह मिल जाएगा। बेस, क्रिया का आधार हमें ढूंढना है, वो आधार हमें अधिकरण से मिलता है, और अधिकरण का मतलब भी आधार ही होता है। इसका अगर हम अर्थ देखें ना अधिकरण का बच्चों, तो उसका अर्थ है आधार, यानी क्रिया होने का स्थान जहां हमें पता चलता है। तो बच्चा छत पर खेल रहा है, यानी बच्चा कहाँ खेल रहा है, छत पर खेल रहा है। तो ये पर जो है ये हमें इस क्रिया, खेल रहा है क्रिया, इसका आधार बता रहा है, कहां पर खेल रहा है बच्चा। ऐसे ही दादाजी पार्क में घूमने गए हैं, तो दादाजी कहाँ घूमने गए हैं, पार्क में। तो में जो है बच्चों यही अधिकरण चिन्ह है, में उनके घूमने का आधार हमें बता रहा है। सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, कहाँ नहीं खेलना चाहिए हमको, सड़क पर। तो ये हमें उस चीज का आधार बता रहा है कि जहां हमें वो क्रिया नहीं करनी। फिर मेज पर रखी है, पुस्तक कहाँ रखी है बच्चों, पुस्तक मेज पर रखी है, यानी पुस्तक का आधार हमें बताया जा रहा है कि पुस्तक रखी कहां पर है। ठीक है, पुस्तक का आधार यानी पुस्तक रखी है,
और अगला है कपड़े अलमारी में रख दो। कपड़े रखने का आधार कहाँ है, कपड़े कहाँ रखे जाते हैं, या को कहा जा रहा है, वह इस बताया जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे अधिकरण कारक। इसके बाद आता है आपका अंतिम लास्ट वाला, ठीक है, वो आता है बेटा संबोधन कारक। इजी है बहुत वो भी बच्चों, उसमें आप समझ सकते हैं। देखिए संबंध कारक के चिन्ह मैंने ऊपर लिख दिए थे आपको पहले, और अधिकरण के मैंने आपको बताया था में और पर होते हैं। और ये जो है बच्चों संबोधन कारक, ये इसका जो चिन्ह है ना बच्चों, वो मैंने आपको बताए थे, है, अरे, ठीक है, ओ, ठीक। हिंदी में इतना ही है, एक और मैंने आपको बताया था भो, लेकिन इसका जो प्रयोग है ना बच्चों, वो अधिकतर संस्कृत में होता है। ठीक, हिंदी के जो मुख्यतः है वो इतना ही है। जैसे अब ये हम किसी को बुलाने में करते हैं, अरे सुनो, अरे सुनो, जरा इधर आओ, जरा इधर आओ, हे राम, हे राम, हे राम सभी को स्वस्थ रखो। ठीक है, ओ भैया, ओ भैया जरा इधर सुनो, जरा इधर सुनो। तो देखिए बच्चों इनसे क्या है, अब आप वाक्य देख रहे होंगे आप लोग, अरे सुनो, अरे, अरे, इनके बाद में जो है बेटा हम इस तरह का एक सिंबल लगाते हैं, कैसे, ठीक है, जैसे है राम है तो यहाँ पे लगा देते हैं, बहुत से यहाँ लगा देते हैं, ओ के बाद ओ भैया। तो जब आप किसी को आवाज मारते हो तो थोड़ी लंबी आवाज खींचते हो उसके, अरे सुनो। तो इस तरह से ये जो सारे ना किसी को पुकारने में, किसी को बुलाने में इनका प्रयोग किया जाता है बच्चों। जब हम किसी को पीछे से आवाज मारकर पुकारते हैं, बुलाते हैं, यानी संबोधन, संबोधन का मतलब है किसी को बुलाना, पुकारना, किसी से कुछ कहना। ठीक है, तो वहां पर हम इन संबोधन कारकों का प्रयोग करते हैं, कि जैसे ये मैंने अभी आपको 3-4 कारक बताए हैं, 3-4 चिन्ह बताए हैं, और इनका चिन्ह यही होते हैं कि हे भगवान, या अरे लड़के, ओ लड़के। तो इस तरह से किसी के साथ भी हम इनको प्रयोग करते हैं, और इनके साथ जो है यही वाले चिन्ह लगाए जाते हैं बच्चों। तो ये आपका अंतिम कारक था, और साथ ही साथ कुछ डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको बताए हैं। एक करण कारक में और अपादान में आपको मैंने बताया था कि दोनों ही समय से प्रयोग है, और से का दोनों का अलग अलग बताया था। एक आपको मैंने बताया था कर्म कारक और संप्रदान कारक में। ठीक है, जो देखिए मैंने आपको बताया था, एक तो कर्म कारक और होता है संप्रदान कारक। इन दोनों में मैंने आपको अंतर बताया था। एक बताया था आपको ये करण कारक और अपादान कारक, ठीक है, ये क्योंकि इन दोनों का सिंबल एक होता है और इन दोनों के लिए एक सिंबल यूज होता है, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है, कहां कहां हम दोनों को यूज करते हैं, ये बच्चों मैंने आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, तो आज आपका जो है बच्चों ये कारक वाला जो टॉपिक है ये आज यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है आज।